Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. मतलब प्योर क्रिस्टल्स को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। Another example concerns the thermal vibration of the atoms around their equilibrium position for any temperature greater than 0। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उनका थर्मल वाइब्रेशन शुरू होगा और इसलिए किसी भी बड़े टेम्परेचर के ऊपर परफेक्ट क्रिस्टल्स का बनाया जाना संभव नहीं है। और थर्ड एग्जाम्पल ये है कि जो एक्चुअल क्रिस्टल ऑलवेज कंटेन सम फॉरेन एटम्स और इम्प्योरिटीज, देयरफॉर इम्प्योरिटीज स्पॉइल्स द परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कोई भी चीज शुद्ध अवस्था में वास्तव में डिफिकल्ट होता है करना, थोड़ी शुद्धि उसमें मिल ही जाती है। ये इसके साथ भी है। और ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि हम लोग क्रिस्टल की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल कैन हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपको पता होगा कि मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल की खोज की थी तो उसी समय उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को ये सोच के प्रिडिक्ट कर दिया था। मेंडलीफ ने जब पीरियोडिक टेबल को बनाया था तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे फोरकास्ट कर दिया था कि ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बता दी थी। उसी तरीके से जो सिमेट्री है वो इतना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्रिस्टल्स का कि उसके आधार पे आप ये पहले ही बता सकते हैं कि इस प्रकार के क्रिस्टल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सिमेट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट property of a crystal, or any crystal structure should be specified completely, concisely and unambiguously। मतलब कि एक सिमेट्री एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे बिल्कुल आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर शुड बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रीज दे पॉसेस। ये आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चीज के बारे में। और इसलिए कहते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जो है एसेंशियल फॉर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितने भी आजकल डिवाइसेज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जिसमें पहले क्या लगता था, डायोड वॉल्व लगते थे, ट्रायोड वॉल्व लगते थे, जो वॉल्व टेक्नोलॉजी पर थे, वो सबके सब अब जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज पे आ गए हैं। और सेमीकंडक्टर जो है एक सॉलिड मटेरियल है, तो उसको बनाने के लिए जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स को हमको स्टडी करना पड़ता है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ही सारे जो डिवाइसेज बन रहे हैं, जिसमें चाहे वो आपका फोन हो, आपका टेलीविजन हो, जितने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो, आईसीज हो, प्रोसेसर्स हो, सब सॉलिड स्टेट में बन रहे हैं। तो दैट इज व्हाई सॉलिड स्टेट हैज बिकम वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स। और क्रिस्टलोग्राफी उसका चूंकि बेसिक है, तो टू स्पेसिफाई एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड टू क्लासिफाई द सॉलिड इनटू different type according to the symmetries they possess, we need to study crystallography। और symmetry of a crystal can have profound influence on its property, जैसा मैंने भी आपको बताया। अब हमको क्या करना है कि we will concerned in this course with solids with simple structure। जो मतलब सॉलिड है वो डिफरेंट टाइप के हैं। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उनके सिंपल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। अब स्टडी करना है तो हमको दो तीन चीजों के बारे में पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले क्या है कि एक क्रिस्टल लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस के साथ देखिए बीच में साथ जुड़ा हुआ है स्पेस। तो स्पेस के भीतर ही कोई सॉलिड होता है, तो हम लोग उसको बेसिक एलिमेंट उसका हो गया लैटिस। दो चीजें आएंगी, एक लैटिस और एक बेसिस। पहले लैटिस समझते हैं क्या है। इन क्रिस्टलोग्राफी only the geometrical properties of the crystals are of interest। Therefore, one replaces each atom by a geometrical point located at the equilibrium position of the atom। हम करते क्या हैं कि हमको जहां जहां एटम्स हैं उन एटम्स को हम हटा देंगे और उससे एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट लगा देंगे। वो जो पॉइंट्स होंगे वो सब लैटिस पॉइंट्स कहलाएंगे। ये जो लैटिस स्पेस में है तो हम उसको स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ लैटिस, तो लैटिस का सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, है ना। इट इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है जो कि विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एटम्स बाय डॉट्स। ज्योमेट्रिकल पॉइंट से इनको रिप्लेस करके बनता है। और ये जो होते हैं ये क्योंकि
हम देखें तो भले हमारे क्रिस्टल का साइज 1 सेंटीमीटर हो या 1 मिलीमीटर हो, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर के भीतर अनंत एटम्स अरेंज्ड होंगे। तो हम कहते हैं कि ये एक इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस है, और इस पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग टू ऑल द अदर्स। मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ एक जैसा माहौल है, और एरेज आर अरेंज्ड एग्जैक्टली इन अ पीरियोडिक मैनर। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेस लैटिस। अब होता क्या है कि जो ये स्पेस लैटिस है, अगर हम स्पेस लैटिस को बेसिस से जोड़ दें तो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप इस फिगर में लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो लैटिस का है, और हमने उसमें प्लस क्या किया है, 2 एटम्स को प्लस कर दिया, एक रेड है और एक ब्लू है। तो हर पॉइंट पे हमने 2-2 एटम को रख दिया। अब आप देखिए कि जहां जहां ये ब्लैक पॉइंट्स थे वो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में कैसे बन गए कि हर ब्लैक की जगह पर एक रेड और एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, एक रेड एक ब्लू, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर हमारा है इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड बेसिस। लैटिस और बेसिस मिलके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। बेसिस क्या हो गई? बेसिस हो गई द नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू बी एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स बेसिस। मान लीजिए कि इस एक ब्लैक स्पॉट के साथ में अगर 3 एटम अगर जुड़ जाते हैं हर एट ब्लैक के साथ में, तो इसका बेसिस 3 हो जाता है। अगर 4 जुड़ जाएंगे तो बेसिस 4 हो जाएगा, और अगर एक ही रहेगा तो उसको बेसिस 1 कहेंगे। तो लैटिस और बेसिस मिलकर बनाएंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहां देखिए ब्रेवाइस नाम के साइंटिस्ट ने चूंकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया था, इसलिए इन सारे लैटिसेस को हम लोग ब्रेवाइस लैटिस के नाम से जानते हैं। और यहाँ इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे पहले फिगर में आप देखिए हर पॉइंट के साथ एक रेड पार्टिकल जुड़ा हुआ है, रेड एटम जुड़ा हुआ है, तो ये 1 बेसिस का हो गया। दूसरे वाले में 2 जुड़े हुए हैं तो 2 बेसिस का हो गया, और तीसरे में कुछ अलग टाइप की चीज जुड़ी हुई है, तो उसके साथ मतलब जिस तरह का बेसिस जुड़ेगा उस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिस्क्राइब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि सिचुएशन ऑफ एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। आप इसको जरा देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स इसमें बने हैं एक रेगुलर हेक्सागन के स्ट्रक्चर्स हैं, और क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेन्ड बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द एटम्स इन ए। मतलब पहले वाले में ही हम लोगों ने ये सारे के सारे जो हेक्सागन से मिले हुए एटम्स थे जो हेक्सागन बना रहे थे, आप उसको मैं अगर स्केच करूं तो ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि लाइक दिस, अब ये हो गया, ये हो गया, ये है, दिस वन, ठीक है। और यही नहीं, आप कहीं से भी बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। आप ये देखिए, ये भी एक हेक्सागन है, सब हेक्सागन होगा लाइक दिस। एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं ये। देख रहे हैं सारे हेक्सागन है। सॉरी, ये इधर नहीं जाएगा, दिस वन, ये एक हेक्सागन बन गया यहाँ पे। तो ये सारे हेक्सागन्स में हम जितने देख रहे हैं कि जितने हेक्सागन्स के कॉर्नर्स हैं उन सभी कॉर्नर्स पर एक एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट्स हैं यही लैटिस पॉइंट्स हैं। इन लैटिस पॉइंट्स को हम लोगों ने इस प्रकार से सेकंड वाले में स्ट्रक्चर में दिखाया है कि इस तरह से लैटिस पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। रिमेंबर, कोई भी स्ट्रक्चर क्रिस्टल का होगा तो जो भी उसमें लैटिस पॉइंट होंगे, हर लैटिस का जो पॉइंट है वहां पर एटम रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब बिना एटम के कोई लैटिस पॉइंट नहीं हो सकता है।
बात इसमें क्या है कि डोंट मिक्स अप एटम्स विद लैटिस पॉइंट, मतलब एटम्स और लैटिस पॉइंट्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैटिस पॉइंट पर एटम्स होंगे, एटम्स पर लैटिस पॉइंट नहीं होगा, रिमेंबर है। और लैटिस पॉइंट जो है वो पूरे स्पेस में स्प्रेड रहते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि लैटिस पॉइंट एटम के सेंटर पे हो। एटम के लैटिस पॉइंट के ऊपर एटम रखा जाएगा। 4 एटम है तो देखिए जैसे इसमें 4 एटम दिखाया गया है, तो 4 एटम, सॉरी हर लैटिस पॉइंट पे 2 एटम दिखाया गया, एक ब्लू और एक रेड दिखाया गया है। तो जो लैटिस पॉइंट है वो ठीक बीचों बीच में है, लाइक दिस। देखिए यहाँ पर लैटिस पॉइंट यहाँ पर लाइक दिस, इस प्रकार ये पॉइंट है लैटिस का। लैटिस पॉइंट इज दिस, लेकिन एक इसके ऊपर ब्लू है और एक रेड है, ठीक है। तो जो कहने का पूरा मतलब है क्या है कि लैटिस स्ट्रक्चर ये क्रिस्टल लैटिस और बेसिस से मिलके बनेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन 2 तरह के लैटिस, जैसे मैं कहा था कि ब्रेवाइस नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, तो हमने पूरे लैटिस को उनके नाम से एट्रीब्यूट कर दिया। और ब्रेवाइस लैटिस, जो लैटिस अभी आपने पढ़ा था, उस लैटिस को हम कहते हैं, उसको 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, ब्रेवाइस लैटिस और नॉन ब्रेवाइस लैटिस। ऑल एटम्स आर ऑफ द सेम काइंड, जब सभी एटम्स एक ही प्रकार के होते हैं और सारे के सारे लैटिस पॉइंट इक्विवेलेंट पॉइंट होते हैं, तो हम उसको ब्रेवाइस लैटिस बोलते हैं। ये आप लोग अपने पास नोट रखिएगा इस चीज को, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाएंगे कि ब्रेवाइस लैटिस किसे बोलते हैं। तो ब्रेवाइस लैटिस इज दैट लैटिस जिसमें कि सारे एटम सेम काइंड के होंगे और सारे लैटिस पॉइंट्स इक्विवेलेंट होंगे। नॉन ब्रेवाइस लैटिस में क्या होगा कि एटम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे H और Cl है तो HCl अलग अलग प्रकार के हो गए। सम लैटिस पॉइंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ब्रेवाइस लैटिस, मतलब 2 ब्रेवाइस लैटिस मिलकर भी एक नॉन ब्रेवाइस लैटिस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये आप अपने पास नोट रखिएगा कि ब्रेवाइस लैटिस जो है बेसिक लैटिस स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक ही प्रकार के, जैसे H2 है अगर, तो H2 का मतलब कि दोनों एटम उसमें हाइड्रोजन के हैं, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेवाइस लैटिस। बट HCl लेंगे तो नॉन ब्रेवाइस लैटिस हो जाएगा। चलिए इसके लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं, देखिए यहाँ पर कि जो स्पेस लैटिस है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है उसमें लैटिस पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं। अब इसमें होता है ट्रांसलेशनल वेक्टर, कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। तो यू कैन सी हियर कि ए और बी दोनों के ऊपर लैटिस पॉइंट्स हैं, ये ए और बी बोथ आर लैटिस पॉइंट्स। वी कैन हैव अ वेक्टर ए वेक्टर, अगर हम इस पॉइंट को 1 यूनिट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक भेज दें तो हमको बी मिल जाएगा। फिर 1 यूनिट भेज दें तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, एक और भेजें तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो हम यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब ये ट्रांसलेशनल वेक्टर केवल एक्स के डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, ये वाई के डायरेक्शन में भी हो सकता है, या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो अगर हम एक एक्स की और वाई के डायरेक्शन की बात करें, तो जैसे ये एक्स की दिशा में हो जाएगा और ये वाई के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे यहाँ पे ये माना जाएगा दिस वन। तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज ए प्लस बी। अब दिस ए प्लस बी ये जो मिलेगा, इट शुड बी आल्सो अ लैटिस पॉइंट। अगर a प्लस बी एक लैटिस पॉइंट नहीं है तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि हम केवल इसको 1 यूनिट ही इसको हम ट्रांसलेट करें, हम इसको 2a भी कर सकते हैं, 3a कर सकते हैं, 4a कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी 1.5a नहीं हो सकता है, क्योंकि a जो है ये क्या है, लैटिस कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में लैटिस कांस्टेंट है। दैट मींस कि सारे के सारे एटम्स a डिस्टेंस पे हैं।
तो सब ए डिस्टेंस पे जब हैं तो हम ए रख सकते हैं, 2a रख सकते हैं, 3a रख सकते हैं, 4a 5a रख सकते हैं, बट 1.5a इज नॉट पॉसिबल। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं कि जो Rn है ट्रांसलेशनल वेक्टर वो n1a है और प्लस n2b के बराबर हो सकता है, जहां पे n1 और n2 जो है ये इंटीजर्स हो सकते हैं और a और b जो है वो लैटिस वेक्टर्स हैं टुवर्ड्स xy। तो ये जो n1 और n2 है ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं और इनकी वैल्यू डिपेंड करती है लैटिस पॉइंट के ऊपर। जस्ट अ मिनट, चलिए इसको स्किप करते हैं, जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो है हम लोग एक आइडियल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। बंद 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो वहां पे केवल ए और बी ना होकर वहां पर ए बी और सी तीनों आ जाएगा और n1 n2 n3 ये भी बात आ जाएगी। इसमें मैं यहीं पे एक और बात ऐड कर दूं कि व्हेन यू टॉक अबाउट लाइट्स दिस इज, जब आप इसकी बात करेंगे तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पर ये वेक्टर है, आर वेक्टर है ये, तो ये वेक्टर जैसा कि हम डायरेक्शंस को साइन पढ़ते हैं कि ये x के दिशा में जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, y के साथ बनाने वाला एंगल इसका बीटा है और इसका z के साथ बनाया हुआ एंगल ये गामा है। तो ये जो अल्फा बीटा और गामा है ये हम इनकी हेल्प से हम कोसाइंस निकाल सकते हैं और 3 चीजें हमारे को होनी चाहिए। एक तो x के डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस, y में कितना डिस्टेंस और z पे कितना डिस्टेंस, ये हो जाता है a, b और c और ये a अल्फा बीटा गामा। तो a, b, c and अल्फा बीटा and gamma, these are called lattice parameters, lattice parameters। इनकी हेल्प से हम लोग लैटिस को क्लासिफाई करेंगे आगे चलते कि जैसे मान लो कि अगर ए बी सी तीनों 90 है तो ए बी और सी 90 हो गया और सॉरी ए बी सी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा 90 है, तो कैसा बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ये क्यूब बन जाएगा अगर ए बी सी इक्वल है और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है, दैट मींस कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, देन इट विल बिकम अ क्यूब। और अगर ये अल्फा बीटा गामा अगर 90 हो और ए बी सी अगर इक्वल नहीं हो तो क्यूबाइड बन जाएगा। इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर जो है इनकी हेल्प से बनाते हैं। तो वी विल कॉल्ड ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, दीज आर द लैटिस पैरामीटर्स। अब इसको अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर्स हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर स्ट्रक्चर है। इसी स्क्वायर से देखिए यहाँ पे जो है हेक्सागन स्ट्रक्चर बन जाता है और सेंटर्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग बना सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मैंने बताया ये इसका बेसिक है कि कैसे लैटिस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है और क्रिस्टलोग्राफी को कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, उसके लिए आपकी स्क्रीन चेंज हो गई है। कोई बात नहीं।